नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो दोस्तों ये मॉडर्न हिस्ट्री की तीसरी वीडियो है। पहली दो वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ आप उनको देखिए। जितनी भी ये वीडियोस हैं दोस्तों, आपके आने वाले एग्ज़ाम्स स्पेशली यूपी पीसीएस और जितने भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर पीसीएस एग्ज़ाम्स में पॉइंट टू पॉइंट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उसको इस पीडीएफ में कवर किया गया है, तो उनको हम लोग रिवाइज कर रहे हैं। तो यदि आपने चैनल के साथ में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल के साथ में जुड़िए, और इसी तरह के और भी वीडियोस आने वाले टाइम में आपको मिलेंगे एग्ज़ाम से पहले, जिससे कि आप चीज़ों को अच्छी तरह से रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पिछली वीडियो हमने कवर कर लिया था मॉर्ले मिंटो से जो सुधार है, उससे पहले की सारी बातें हमने कवर कर ली थी। तो यदि हम देखेंगे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो कि 1909 में आया था, तो जो तत्कालीन भारत के सचिव और वाइसराय थे लॉर्ड मिंटो द्वारा इसको लाया गया था। और पहली बार दोस्तों प्रातिनिधिक और निर्वाचित तत्व को समावेश करने का प्रयास किया गया था। गैर सरकारी सदस्यों को शामिल करने से शासकीय बहुमत समाप्त हो गया था, और गैर सरकारी सदस्य बजट पर बोल सकते थे, लेकिन प्रश्न के साथ साथ पूरक प्रश्न भी कर सकते थे। इसका जो मूल उद्देश्य था नरम दल को अपनी ओर आकर्षित करना, परंतु गहरा उद्देश्य था मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल प्रदान कर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देना। ठीक है, तो जो सेपरेट इलेक्टोरल आया था मुस्लिम्स के लिए, उसका जो हिडन मोटिव था वो दोस्तों यही था, जिसकी वजह से जो सेपरेट है जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसको सेपरेट किया जाए, तो एक तरह से सांप्रदायिकता बढ़ेगी, उसी के लिए इसका हिडन मोटो था। तो महात्मा गांधी जी ने बोला था मॉर्ले मिंटो सुधारों ने हमारा सर्वनाश कर दिया है, और के एम मुंशी जी ने कहा था इसने उभरते हुए प्रजातंत्र को जान से मार डाला है। नेक्स्ट दोस्तों दिल्ली दरबार जो कि 1911 में लगा था, और इसमें राजधानी का स्थानांतरण किया गया था। तो जो राजधानी कोलकाता थी तो इसमें ऐलान किया गया था। ठीक है, तो दिल्ली दरबार 1911 में ऐलान किया गया था कि हम कैपिटल को शिफ्ट करेंगे दिल्ली। लेकिन दिल्ली में जो कैपिटल शिफ्ट हुई थी एक्चुअली 1912 में हुई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कुछ लोगों को लगता है कि 1911 में सिर्फ ऐलान हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली क्या है दिल्ली दरबार, तो इसका जो आयोजन है तत्कालीन वाइसराय हार्डिंग ने करवाया था, और 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम और उनकी जो रानी थी विलियम मैरी आए थे। इसमें दो महत्वपूर्ण घोषणा हुई कि पहला को जो बंगाल विभाजन है जो कि 1905 में अनाउंस किया गया था, इसको रद्द किया गया था, और दिल्ली को भारत की राजधानी जो है वो बनाने का ऐलान किया गया था। तो नया शहर नई दिल्ली की रूपरेखा प्रसिद्ध वास्तुविद जो है एडवन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दोस्तों एक तरह से उसका जो वास्तुविद हैं वो दोनों थे, जो नया शहर नई दिल्ली है। ठीक है, तो आपने सुना भी होगा लुटियंस की दिल्ली बहुत फेमस है। वायसराय भवन में निवास करने वाला वायसराय लॉर्ड इरविन था। राष्ट्रपति भवन में रायसीना पहाड़ी जो कि रायसीना पहाड़ियों पर राष्ट्रपति भवन आपको पता होगा, और जिसमें मुगल गार्डन भी बनवाया गया। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो मुगल गार्डन है इसका नाम रिसेंटली गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, और इसका नाम दोस्तों कर दिया है, आप मुझे कमेंट करके बताइए क्या नाम किया है रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने इसका। तो इसका नाम दोस्तों कर दिया गया है मुगल गार्डन का अमृत उद्यान। रिसेंटली दोस्तों जो राजपथ है उसका भी नाम चेंज किया गया था, तो आप मुझे कमेंट करिए, उसका तो मैं नहीं बताने वाला, राजपथ का नया नाम क्या है। ठीक है, तो राजपथ का जो नाम है वो कितनी बार चेंज हो चुका है इतिहास में, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप मुझे कमेंट करिए उसको। तो नेक्स्ट है राजधानी स्थानांतरण जो हुई थी 23 दिसंबर 1912 को संपन्न हुआ था। मैंने बोला 11 को ऐलान किया था जॉर्ज पंचम ने, जो कि दिल्ली दरबार में आए थे, लेकिन उसमें जो स्थानांतरण हुआ था वो 23 दिसंबर 1912 को संपन्न हुआ था। नेक्स्ट है दोस्तों होम रूल आंदोलन 1916 ईस्वी में प्रथम जो विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। इसका उद्देश्य क्या था, ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन रहते हुए शांतिपूर्ण और संवैधानिक आंदोलन के तरीके से स्वशासन की प्राप्ति करना था, और इसके जो प्रेरणा स्रोत थे आयरलैंड में रेडमॉन्ड के नेतृत्व में चलने वाला होम रूल आंदोलन। मुख्य जो नेतृत्व करता थे भारत में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक लीग की यदि हम बात करेंगे तो 28 अप्रैल 1916 इसके अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्टा, और बेसेंट जो लीग थे उनकी जो स्थापना है 1916 1 सितंबर में, और उसकी जो अध्यक्ष थी एनी बेसेंट, और इनके जो सचिव थे NC केलकर, ये तिलक में थे, तिलक जो लीग है, और जॉर्ज अरुंडेले ये दोस्तों जो एनी बेसेंट लीग के सचिव थे। तिलक का जो प्रसार क्षेत्र है लीग का कर्नाटक, महाराष्ट्र, मुंबई छोड़कर मध्य प्रांत और बरार, लेकिन तिलक के क्षेत्र को छोड़कर शेष भारत में एनी बेसेंट की लीग काम करती थी।
और इसके जो कोषाध्यक्ष हैं इसमें कोई नहीं था तिलक में, लेकिन जो एनी बेसेंट वाली लीग थी वीपी वाडिया जी। मुख्यालय दोस्तों तिलक वाले का पुणे में था और इसका अडियार में था। समाचार पत्र की यदि हम बात करेंगे तो केसरी जो कि मराठा दैनिक था और मराठा जो कि अंग्रेजी साप्ताहिक था। एनी बेसेंट के जो न्यूज़पेपर हैं न्यू इंडिया अंग्रेजी दैनिक था और कॉमनवेल्थ दोस्तों कॉमनवेल्थ ये अंग्रेजी साप्ताहिक था। एनी बेसेंट का होम रूल इंडियन होम रूल और तिलक का होम रूल महाराष्ट्र होम रूल भी कहलाता है, महाराष्ट्र होम रूल लीग भी कहलाता है। तिलक के होम रूल लीग के शाखाओं की संख्या बेसेंट के होम रूल जो लीग है उनकी शाखाओं से कम थी। व्यक्ति की संख्या तिलक के होम रूल में अधिक थी, परंतु उस समय जितने महत्वपूर्ण व्यक्ति थे सब एनी बेसेंट के सदस्य, एनी बेसेंट वाली जो लीग है उसके सदस्य थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सप्रू, इमाम हसन जिन्ना, ये सब एनी बेसेंट के साइड में थे। होम रूल आंदोलन में सुब्रमण्यम अय्यर ने सबसे बड़ा योगदान दिया था दोस्तों, और चारों ओर से दबाव महसूस कर रहे भारत के जो उस समय सचिव थे मोंटेगू ने 20 अगस्त 1917 को एक प्रस्ताव पारित किया था जिसमें भारत को उत्तरदायी शासन प्रदान करने की बात की गई थी। फिर है दोस्तों मोंटेगू घोषणा जो कि अगस्त घोषणा के नाम से भी जानी जाती है। भारतीय प्रशासन में भारतीय जनता को भागीदार बनाया जाए और स्थानीय संस्थाओं का क्रमिक रूप से विकास किया जाए। इस घोषणा को लेकर कांग्रेस में दोस्तों विवाद हो गया। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की अध्यक्षता में नरमपंथियों ने अपने को कांग्रेस से अलग करके भारतीय उदारवादी संघ की स्थापना करी थी 1918 में। ये इंपॉर्टेंट है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय उदारवादी जो संघ है उसकी स्थापना करी थी और उदारवादियों ने इस घोषणा को भारत का मैग्ना कार्टा कहा था। ठीक है, तो मैग्ना कार्टा शब्द आपने पहले भी सुना होगा। आप मुझे बताइए भारत में जो एजुकेशन है उसका मैग्ना कार्टा जो डॉक्यूमेंट है कौन सा है। तिलक ने इस घोषणा को सूर्य विहीन उषा काल की संज्ञा दी थी और इस प्रकार ये दोस्तों कांग्रेस का दूसरा विभाजन। पहला विभाजन आप मुझे कमेंट करिए कि पहला विभाजन कांग्रेस का कौन सा था। ये दूसरा विभाजन है जब दोस्तों सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने भारतीय उदारवादी जो संघ है उसकी स्थापना करी थी 1918 में। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधार 1919 में। तो भारत शासन अधिनियम इसको 1919 के तहत केंद्र एवं प्रांत के मध्य शक्तियों का विभाजन, द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, मतलब सेंट्रल और स्टेट में अलग अलग जो शासन रहेगा। और इसके जो जन्मदाता थे लावनीस कार्टिस थे। ठीक है, ऐसे पूछ लिया जाता है कभी कभी एग्जाम में और ये नाम आपको पता ही नहीं होगा तो नहीं कर पाओगे। केंद्र और राज्यों का बजट जो है वो पृथक किया गया था। द्विसदनीय विधानमंडल का भी गठन किया था जो हिंदुस्तान में आज भी है, विधानसभा विधान परिषद के रूप में आप देख पाएंगे। तो आपको ये कमेंट करना है कि कितने ऐसे भारत में राज्य हैं जिनके पास द्विसदनीय विधानमंडल है या फिर बाइकैमरल सिस्टम है। पृथक निर्वाचन मंडल में सिख को भी शामिल किया गया था। इंग्लैंड में भारतीय उच्चायुक्त की नियुक्ति की गई थी और भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना करी गई थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट है, ये सुधार की बात कर रहे हैं। तिलक ने इसे निराशाजनक और असंतोषजनक बताया था और इसी प्रावधान के अंतर्गत साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई थी। नेक्स्ट है दोस्तों हंटर समिति एवं मदन मोहन मालवीय समिति। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो हंटर के नेतृत्व में 8 सदस्यीय एक समिति का गठन किया गया था और इसमें 3 भारतीय थे, चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण जी। कांग्रेस द्वारा मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में जांच समिति इसमें बनाई गई थी। गांधी जी इस सदस्य की जो इस समिति के सदस्य थे और उसके जो सचिव थे के संथानम थे। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ तब भारत का वायसराय चैम्सफोर्ड था और रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का जो सुझाव था वो स्वामी श्रद्धानंद जी का था। खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो कि 1919 और 1922 के दरमियान था। खिलाफत आंदोलन क्या था दोस्तों, इसका जो प्रमुख कारण था प्रथम विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन एवं तुर्की के मध्य होने वाली सेवर्स की संधि। तो सितंबर 1919 में अखिल भारतीय समिति का गठन किया गया जिसके सदस्य थे अली बंधु, मोहम्मद अली और शौकत अली, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद और हसन इमाम जी। इस समिति की पहली बैठक 1919 में हुई दिल्ली में और फजलुल हक की अध्यक्षता में हुई थी। अगले दिन की बैठक गांधी जी की अध्यक्षता में हुई थी। 20 जून 1920 में हिंदू मुस्लिम की संयुक्त बैठक हुई इलाहाबाद में और असहयोग के अस्त्र को अपनाने का निर्णय लिया गया था। 30 अगस्त 1920 को खिलाफत दिवस मनाया जाता है
और 20 सितंबर 1920 को कलकत्ता अखिल भारतीय समिति की विशेष बैठक जिसकी अध्यक्षता करी थी लाला लाजपत राय जी ने। और इसी सम्मेलन में दोस्तों गांधी जी ने स्वयं असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पेश किया था और इसका विरोध किया था CR दासरे, BC पाल ने, एनी बेसेंट जिन्ना, मदन मोहन मालवीय जी ने। और जिन्ना ने गांधी से कहा था देश की राजनीति में मजहब का दखल उचित नहीं है। दिसंबर 1920 में नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है वो अंतिम रूप से पारित किया गया CR दास द्वारा। गांधी जी ने 1 वर्ष में आज़ादी की घोषणा भी करी थी। 1924 में खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ और कमल पाशा ने खलीफा के पद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, तो ये जो खलीफा का पद है दोस्तों तुर्की में था उस समय। तो दिसंबर 1920 लाला लाजपत राय चित्तरंजन दास ने अपना विरोध वापस ले लिया था और 1 अगस्त 1920 को तिलक की मृत्यु हो जाती है। दिल का मृत्यु के साथ आंदोलन जो है वो प्रारंभ होता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के कार्यक्रम निर्धारित किए गए थे, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक। सकारात्मक में जैसे हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना, जो अस्पृश्यता है उसको ख़त्म करना, चरखा बांटना, सूत काटना। लेकिन नकारात्मक में क्या था, उपाधि वापस कर देना, चुनावों का बहिष्कार करना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और कर दो लगान न दो की बात करने वाला। उपाधियों को लौटाया जाना, गांधी जी ने कैसरे हिंद और जमनालाल बजाज ने नवाब बहादुर की उपाधियों को लौटाया गया था और इस आंदोलन में हिंदू मुस्लिम एकता की नई इबारत लिखी गई थी, ऐसा गांधी जी ने बताया। सिखों ने राष्ट्रीय एकता का प्रदर्शन करते हुए मुस्लिम नेता सैफुद्दीन किचलू को स्वर्ण मंदिर की चाबियां दे दी थी और मुसलमानों ने कट्टर आर्य समाजी नेता श्रद्धानंद को जामा मस्जिद में भाषण देने के लिए बुलाया था। तो ये दोस्तों हिंदू जो मुस्लिम है यूनिटी है उसका एक नया उदाहरण पेश किया गया था। गांधी जी ने आजीवन लंगोट धारण करने का भी निर्णय लिया था और पुरुषों में सर्वप्रथम मोहम्मद अली और महिलाओं में बासंती देवी पत्नी थी जो कि चित्तरंजन दास की, उनको गिरफ्तार किया गया था असहयोग आंदोलन के तहत में। बहिष्कार का कार्यक्रम सबसे ज़्यादा सफल रहा बंगाल में और सर्वाधिक सफल कार्यक्रम विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया। व्यापारी वर्ग ने समर्थन किया लेकिन जो बड़े व्यवसायी हैं उन्होंने इसका समर्थन नहीं किया था। 1920 में असहयोग विरोधी संस्था की स्थापना की गई जिसके पुरुषोत्तम दास ठाकुर द्वारा, द्वारका दास और कावसजी सीतलवाड़ द्वारा। जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना होती है। चरखे एवं खद्दर का प्रचार सफल रहा और आज़ादी का जो वस्त्र है वो नेहरू जी ने खद्दर को बताया था। जमनालाल बजाज कोर्ट कचहरी के बहिष्कार करने वाले वकीलों को 1 लाख का सालाना जो है आई थिंक ये पुरस्कार है जो भी है। उसके बाद दोस्तों चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को, तो गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर 22 पुलिसकर्मियों जला दिए गए थे। गांधी जी ने इस समय बरदौली में थे उस समय। ठीक है, तो बरदौली आई थिंक गुजरात में है और गांधी जी ने बरदौली प्रस्ताव के अंतर्गत 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इसी घटना के चलते हुए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है वो वापस ले लिया था और इसकी तीव्र आलोचना हुई थी। मोतीलाल नेहरू ने कहा था यदि कन्याकुमारी के किसी गांव ने अपराध किया है तो सजा हिमालय को क्यों मिलेगी। सुभाष चंद्र बोस ने आंदोलन को वापस लेना दुर्भाग्य से कम नहीं बताया था। मौलाना अब्दुल कलाम ने महाल मूल बताया था और रजनी पामदत्त ने दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चुहिया जैसा इसको संज्ञा दी थी और पंडित जो मुंजे हैं निंदा प्रस्ताव इन्होंने पास किया था। गांधी जी की गिरफ्तारी और उन पर मुकदमा। 13 मार्च को दोस्तों गांधी जी की गिरफ्तारी होती है और अहमदाबाद के सेशन जज ब्रूमफील्ड की अदालत से में जो है मुकदमा चलता है और अभियोग के दो आयुक्त यंग इंडिया के संपादक के हैसियत से गांधी जी, प्रकाशक के हैसियत से शंकरलाल बैंकर। ठीक है, तो संपादक के हैसियत से दोस्तों गांधी जी को अभियुक्त बनाया गया था और प्रकाशक के हैसियत से शंकरलाल बैंकर को। यंग इंडिया के लेखक राजभक्ति में दखल, समस्या और उसका हल, गर्जन तर्जन। गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास वहाँ पे मिला और अपेंडिसाइटिस की बीमारी के कारण पहले रिहा हो गए और इसका जो ऑपरेशन किया था अपेंडिसाइटिस का डॉक्टर कर्नल मैडॉक ने किया था। असहयोग आंदोलन का नारा था 1 वर्ष में स्वराज। ठीक है, तो ये हुआ नहीं था क्योंकि गांधी जी ने बोला था इससे हमें 1 वर्ष में आज़ादी मिल जाएगी। स्वराजवादी आंदोलन एवं गांधी जी के रचनात्मक कार्यक्रम।
तो कांग्रेस के अंदर दो तरह की विचारधाराएं उस समय जन्म ले चुकी थी। एक तो असहयोग आंदोलन के बाद जो समाप्ति के बाद की एक विचारधारा थी परिवर्तनकामी और परिवर्तन विरोधी। तो परिवर्तनकामी में कौन कौन थे? चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, विट्ठल भाई पटेल, हकीम अजमल खान। लेकिन जो इसका विरोध कर रहे थे राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि पहले राष्ट्रपति बनते हैं, वल्लभ भाई पटेल, हसन इमाम। दूसरे चुनाव में भागीदारी नहीं लेने का इन्होंने ऐलान किया था और इन्होंने जो परिवर्तनकामी है इन्होंने बोला था दूसरे चुनाव में भागीदारी लेंगे। इस दौरान गांधी जी ने रचनात्मक कार्यक्रम पर बल दिया और दिसंबर 1922 में गया अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे, चुनाव में भागीदारी का प्रस्ताव जो है वो खारिज कर दिया गया था। अब दोस्तों जनवरी 1923 में अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी का गठन किया गया, जिसके जो हेड थे या अध्यक्ष थे CR दास और जिसके सचिव थे ML नेहरू, और स्थान तो इसका इलाहाबाद। और नई पार्टी कांग्रेस के अंदर रहकर ही चुनाव लड़ेगी। तो क्या नाम है दोस्तों पार्टी का? अखिल भारतीय कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, और इसको बनाया था CR दास ने। स्वराजवादियों का जो उद्देश्य था शीघ्रपूर्ण प्रभु सत्ता का स्तर प्राप्त करना। अब 1923 में दोस्तों दिल्ली कांग्रेस अधिवेशन था और जिसके अध्यक्ष थे मौलाना अब्दुल कलाम। स्वराजवादियों को चुनाव में भागीदारी का अधिकार मिल गया और नवंबर 1923 के चुनाव में स्वराजवादियों की महत्वपूर्ण जीत होती है। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में विपक्ष के नेता मोतीलाल नेहरू और बंगाल काउंसिल में विपक्ष के नेता CR दास रहते हैं। अब 1926 में चुनाव में खराब प्रदर्शन के कारण क्या करे कि 1925 में CR दास की मृत्यु हो जाती है। पार्टी के भीतर सांप्रदायिक ताकतों का मजबूत होना, विट्ठल भाई पटेल केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष पद को स्वीकार करने वाले प्रथम भारतीय बन जाते हैं और मध्य प्रांत से SB तांबे गवर्नर की कार्यकारिणी परिषद में मंत्री परिषद को स्वीकार करते हैं। अब दोस्तों 1927 में आया था साइमन कमीशन। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के मूल्यांकन के लिए 8 नवंबर 1927 को भारत सचिव लॉर्ड बर्कनहेड द्वारा 7 सदस्यीय समिति बनाई गई थी, जिसका विरोध हुआ था। विरोध का कारण क्या था? किसी भारतीय का इसमें सदस्य ना होना। और ये दोस्तों साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे। हाउस ऑफ कॉमन्स जो आपको पता होगा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स, जैसे भारत में राज्यसभा और लोकसभा और राज्यसभा है, ऐसे ही दोस्तों यूके में हाउस ऑफ कॉमन और हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाउस ऑफ लॉर्ड मतलब एक तरह से वहाँ पे राज्यसभा है क्योंकि ये परमानेंट है, और हाउस ऑफ कॉमन्स मतलब लोकसभा। तो इसमें लिबरल और कंजर्वेटिव और लेबर 3 तरह से इसको डिवाइड किया गया। तो जॉन साइमन इसके नेतृत्व कर रहे थे लिबरल वाले का, और कंजर्वेटिव का जो है ये लैनफैक्स और कार्डगन, और लेबर में दोस्तों एटली और बननी हार्ट शॉन, और कंजर्वेटिव में जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स में बॉथम और स्ट्रेट कोना। तो ये 7 मेंबर थे इसमें। और आयोग दोस्तों 3 फरवरी 1928 को बम्बई बंदरगाह पर पहुंचता है, जिसका विरोध वहां पर होता है। 1927 मद्रास कांग्रेस अधिवेशन, जिसके जो अध्यक्ष थे MA अंसारी जी होते हैं। साइमन का हर तरीके से हर कदम पर बहिष्कार करना है। तो मोहम्मद शफी के नेतृत्व में लीग का एक गुट समर्थन दिया, जबकि जिन्ना के नेतृत्व में लीग ने बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग की बात करें, 30 अक्टूबर को क्या होता है कि लाला लाजपत राय घायल हो जाते हैं साइमन कमीशन का विरोध करते हुए। 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो 17 नवंबर 1928 को सैंडर्स की हत्या हो जाती है दोस्तों दिसंबर में, 1 महीने बाद सैंडर्स की हत्या। और यही सैंडर्स की हत्या जो है कथित रूप से जो भगत सिंह है उन पर ये इनका आरोप होता है, और उसी चक्कर में उनको फांसी की सज़ा भी होती है। ठीक है, तो यही एक रीज़न दिया गया था कि इन्होंने सैंडर्स की हत्या कर दी है, इसलिए इनको फांसी की सज़ा। ठीक है, तो लखनऊ में विरोध करते हुए जवाहरलाल नेहरू और गोविंद वल्लभ पंत भी घायल हो जाते हैं, और अम्बेडकर साइमन सहयोग कमेटी के सदस्य बनते हैं। 1930 में कमीशन की रिपोर्ट आती है साइमन कमीशन की, और संविधान का ढांचा संघीय उत्तरदायी शासन नहीं था, द्वैत शासन की समाप्ति, गवर्नर के अधिकार में कोई कटौती नहीं की गई थी। अब नेहरू रिपोर्ट और जिन्ना के जो 14 पॉइंट है, ठीक है, तो 14 पॉइंट्स हैं। तो भारत सचिव लॉर्ड जो बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए 1928 में मुंबई में MA अंसारी की अध्यक्षता में एक बैठक होती है, जिसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य एक समिति का गठन होता है। तो सदस्य कौन कौन थे? तेज बहादुर सप्रू, सर अली इमाम और श्री MS अने, सरदार मंगल सिंह, सोहेब कुरैशी, GR प्रधान और सुभाष चंद्र बोस। पंडित जवाहरलाल नेहरू आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल हुए थे।
तो इसमें मुख्य प्रावधान बेसिकली क्या थे कि भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेशन के समान हो, ठीक है। भारतीयों को 19 मौलिक अधिकार दिए जाने की बात थी। इसमें पृथक निर्वाचन मंडल के स्थान पर आरक्षण की बात कही गई थी। भाषाई आधार पर प्रांतों का गठन हुआ था। और 1953 में दोस्तों आपको याद होगा आंध्र प्रदेश सबसे पहला ऐसा राज्य बना था जो कि भाषाई आधार पर गठित हुआ था। संघीय व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियों जो है वो केंद्र के पास रहेंगी, संसदीय शासन व्यवस्था लागू होगी, इस तरह के इसमें मुख्य प्रावधान थे। सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में ऑल इंडिया इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना करी थी, याद रखना दोस्तों। और सरकार की ओर से विशेष ध्यान न दिए जाने पर 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य को पारित किया गया था। और 26 जनवरी 1930 को लाहौर के रावी नदी पर पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। दोस्तों यही रीज़न है कि जब भारत को आज़ादी मिली 15 अगस्त 1947 को, तो 26 जनवरी को दोस्तों इसी डे को सेलिब्रेट करने के लिए जो है वो हम लोग संविधान लागू किया गया था भारत का, ठीक है। तो 26 जनवरी को कुछ ना कुछ होना चाहिए था, इसलिए 26 जनवरी 1950 को संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था। और ये दोस्तों 1930 की घटना है, जब लाहौर में जो रावी नदी के तट पर पहली पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को। मुस्लिम लीग की यदि हम बात करेंगे तो अवशिष्ट शक्तियाँ प्रांतों के पास, केंद्रीय विधानसभा में 1/3 आरक्षण, सिंध को बम्बई से अलग किया जाए, कम से कम 1/3 मंत्री मुसलमान हो, सभी प्रांतों में एक समान स्वायत्ता हो, और जिन्ना के 14 सूत्रियों जो 14 पॉइंट्स हैं उनकी मांग थी जिन्ना की। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 30-31 में 26 जनवरी 1930 को जब लाहौर में पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया जाता है रावी नदी के किनारे, इसकी प्राप्ति हेतु सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया गया। और 2 मार्च 1930 गांधी जी ने इरविन से अंग्रेज मित्र रेनॉल्ड के माध्यम से मिले, लेकिन इरविन ने कोई ध्यान नहीं दिया इस पर। गांधी जी, मैंने घुटने टेक कर रोटी मांगी पर पत्थर मिला। तो सिविल डिसोबीडियंस शब्द हेनरी डेविड थोरो, अमेरिका के एक अराजकवादी, ठीक है, हेनरी डेविड थोरो। तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो फिर दांडी मार्च होता है दोस्तों 5 मार्च 1930 को। गांधी जी ने साबरमती आश्रम वासियों से कहा 12 मार्च 1930 को 6:30 बजे दांडी यात्रा शुरू होगी, इस यात्रा में केवल पुरुष ही होंगे। 12 मार्च 1930 को 78 अनुयायियों के साथ में साबरमती से दांडी की यात्रा शुरू होती है, नौसारी जिला जो कि गुजरात में है। 241 मील की ये दोस्तों यात्रा थी। और 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल को एक मुट्ठी नमक उठाकर कानून तोड़ते हैं। और सरोजनी नायडू, हे नमक कानून भंजक, तुम्हें मेरा सलाम, उन्होंने ऐसा कहा था। महात्मा जो गांधी जी हैं, मार्च में गांधी जी सर्वाधिक आयु 61 वर्ष के थे। और अब्बास तैयब से कहा गिरफ्तारी होने पर आप नेतृत्व करेंगे। आंदोलन की प्रगति क्या थी? बिहार में चौकीदार टैक्स के खिलाफ था, कर्नाटक मध्य प्रांत में वन टैक्स, उत्तर प्रदेश के करना दो के कारण, और राजगोपालाचारी ने तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली से तंजौर तट की यात्रा निकाली थी। अप्रैल 1930 में मदन मोहन मालवीय ने केंद्रीय विधानसभा में स्वतंत्र दल के नेता के पद से इस्तीफा दे दिया था। और श्री वीजे पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष पद से इस्तीफा इन्होंने दे दिया था। इस आंदोलन में महिलाओं ने हिस्सा लिया था, हालांकि गांधी जी ने बोला था सिर्फ पुरुष ही इसमें भाग लेंगे। और प्रभात फेरी, जादुई लालटेन, बच्चों की वानर सेना, लड़कियों की सेना इस आंदोलन की विशेषता रही थी। और 5 मई 1930 गांधी जी की गिरफ्तारी होती है और उसके बाद उसका जो नेतृत्व है अब्बास तैयब जी करते हैं। लाल कुर्ती आंदोलन दोस्तों एक होता है, खान बहादुर जो खान अब्दुल गफ़ार खान सीमांत गांधी के नाम से इनको जाना जाता है, और संस्था खुदाई खिदमतकार, ईश्वर का सेवक एक तरह से। और महत्वपूर्ण घटना क्या है दोस्तों? 18वीं रेजिमेंट के गढ़वाल के चंद्र सिंह गहरवार सरकारी आदेश के बावजूद गोली चलाने से इनकार कर देते हैं। इसको पेशावर कांड के नाम से भी जाना जाता है। फिर है दोस्तों जियाल रंग आंदोलन। नागाओं ने यदुनाग के नेतृत्व में जियान रंग आंदोलन चलाया था, और यदुनाग के बाद उनकी बहन गिडालू ने उसका नेतृत्व किया था। विभिन्न वर्गों की क्या क्या इसमें प्रतिक्रियाएं रही आंदोलन के प्रति? जैसे शहरी बुद्धिजीवियों का इसमें समर्थन कम रहा, मुस्लिम लीग ने आंदोलन का साथ नहीं दिया था, औरतों की व्यापक भागीदारी थी।
दांडी मार्च से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन को देख लेते हैं। जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, नेपोलियन की यात्रा, मुसोलिन की यात्रा। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, आज यह तीर्थयात्री अपनी यात्रा के लिए निकल पड़ा है। और पट्टाभी सीतारमैया ने कहा था, राम और पांडवों के वन गमन से तुलना इन्होंने की थी। इस आंदोलन का दमन सरकार ने काफ़ी निर्दयता से किया था और इस दमन का जो विश्लेषण था अंग्रेजी पत्रकार वेब मिलर ने किया था। कांग्रेसी मंत्रिमंडल का दोस्तों इस्तीफा 1 सितंबर 1939। हिटलर द्वारा पोलैंड पर आक्रमण के साथ ही द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाते हैं 1 सितंबर 1939, जब हिटलर पोलैंड पर आक्रमण कर देता है। और फिर वो सेकेंड जो वर्ल्ड वॉर है शुरू हो जाता है। और ये 1945 जब जो एटम बम जो है गिराते हैं, न्यूक्लियर बम हिरोशिमा नागासाकी पर जो है यूएसए, उसके साथ ये समाप्त होता है। तो 3 सितंबर भारत के वायसराय जो है लिन लिथगो ने भारतीयों से बिना राय मशवरा किए मित्र राष्ट्र की तरफ से शामिल हो जाता है। 22 अक्टूबर 1939 को 28 माह के शासन के बाद कांग्रेस ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर को धन्यवाद दिवस या मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। ठीक है, 22 दिसंबर याद रखना है। अब मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में द्विराष्ट्रीय का सिद्धांत पाकिस्तान प्रस्ताव पारित होता है और इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। प्रस्ताव का प्रारूप था सिकंदर हयात खान और इसको प्रस्तुत किया था फजलुल हक ने और समर्थन किया था खलीमुल्लाह। और 1930 में दोस्तों लीग का सभापतित्व करते हुए इलाहाबाद में इकबाल ने पश्चिमोत्तर भारतीय मुस्लिम राज्य की आवश्यकता का उल्लेख किया था। किसने? इकबाल ने। फिर दोस्तों अगस्त प्रस्ताव आता है 1940 में, लिन लिथगो प्रस्ताव भी इसको बोलते हैं। और अनिश्चित भविष्य में भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट के समान होगा ऐसा इन्होंने बोला था। और युद्धोपरांत मतलब जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है, संविधान निर्मात्री सभा का गठन किया जाएगा। वायसराय के कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति और वायसराय को छोड़कर सभी भारतीय होंगे। एक युद्ध सलाहकार परिषद का भी गठन किया जाएगा। भारतीयों ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया था। व्यक्तिगत कुछ सत्याग्रह हुए, जैसे 17 अक्टूबर 1940 कांग्रेस ने अगस्त प्रस्ताव और द्वितीय विश्व युद्ध से अपने को अलग सिद्ध करने के लिए व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया और गांधी जी द्वारा सत्याग्रहियों को चुनाव किया जाता है। तो आंदोलन के प्रथम सत्याग्रही बनते हैं विनोबा भावे। ठीक है, तो विनोबा भावे दोस्तों 17 अक्टूबर 1940 को महाराष्ट्र के अपने पवनार आश्रम से युद्ध विरोधी भाषण देते हैं और 21 अक्टूबर 1940 को उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। दूसरे सत्याग्रही बने जवाहरलाल नेहरू और परंतु 19 अक्टूबर उनको इलाहाबाद से गिरफ्तार कर लिया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल 18 नवंबर 1940 को अहमदाबाद में करने वाले थे लेकिन उनको गिरफ्तार कर लिया गया 17 नवंबर को ही। वायसराय की कार्यकारिणी का विस्तार यदि हम जुलाई 1941 में देखते हैं, पहले 8 सदस्य थे जिसमें 3 भारतीय, बाद में 13 सदस्य जिसमें 8 भारतीय, मतलब जो 5 ऐड हुए थे वो पाँचों भारतीय थे। पहला अवसर जब वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों की बहुमत, ठीक है, तो क्योंकि 13 में से 8 यदि भारतीय हैं तो बहुमत हो गया। अब दोस्तों क्रिप्स मिशन आता है या फिर इसको क्रिप्स प्रस्ताव भी बोलते हैं 1942 में। और मई 1940 में इंग्लैंड में आम चुनाव होते हैं। चैम्बरलेन की सरकार हार जाती है और कंजर्वेटिव पार्टी के जो चर्चिल हैं वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो चर्चिल वहाँ पे प्रधानमंत्री हैं इस समय 1940 में। अटलांटिक चार्टर की घोषणा होती है 12 अगस्त 1941 को। ब्रिटेन और अमेरिका द्वारा प्रत्येक देश की जनता को यह अधिकार होगा कि इस बात का निर्णय ले सके कि उसे उसके देश की सरकार कैसी हो। तो चर्चिल ने तुरंत इस बात की भी घोषणा कर दी यह भारत पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो सबके लिए लागू था लेकिन भारत को उसने मना कर दिया चर्चिल ने। तो क्रिप्स मिशन भेजे जाने का जो मुख्य कारण था, जापान की लगातार बढ़ती हुई शक्ति के कारण अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने का दबाव जो है वो बनाना शुरू कर दिया था। इसके परिणाम स्वरूप 11 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत की घोषणा होती है और 23 मार्च 1942 को मिशन जो है वो भारत पहुंचता है। मिशन के वार्तालाप के दौरान कांग्रेस में जो अब्दुल कलाम आज़ाद जो मुख्य प्रवक्ता थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि उनके सहयोग थे, हिंदू महासभा में वी.डी. सावरकर, उदारवादी में टी.बी. सप्रू और लीग में दोस्तों मोहम्मद अली जिन्ना, सिख में बलदेव सिंह थे और दलित में दोस्तों भीमराव अंबेडकर।
भारत की विभिन्न शक्तियों से बात करने के पश्चात 30 मार्च 1942 को अपना प्रस्ताव रखा, जिसमें मुख्य जो बातें थीं वो निम्न थीं। तो पहली बात क्या थी, भारत का दर्जा डोमिनियन स्टेट का होगा जो अपने आंतरिक एवं बाह्य मामलों में पूरी तरह स्वतंत्र होगा। मतलब डोमिनियन स्टेटस का मतलब क्या है कि हम एक तरह से उसको ऑब्जर्व करेंगे, कंट्रोल करेंगे, लेकिन आपकी जो इंटरनल सरकार है आप उसमें कुछ भी करिए, हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे अभी मान लें भाई जैसे ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड की खुद की एक ऑटोनोमस कंट्री है, लेकिन उस पर जो एक्चुअल कंट्रोल होता है या है अभी डेनमार्क का है, ऐसे ही समझो इसको। तो एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जिसमें ब्रिटिश प्रांतों के चुने हुए प्रतिनिधि एवं देशी रियासतों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। अगस्त प्रस्ताव की तुलना में यह बेहतर था क्योंकि इसमें एक ऐच्छिक रूप से भारत को राष्ट्रीय मंडल से अलग होने का अधिकार था। ठीक है, जैसे जो कॉमनवेल्थ है आज भी, तो भारत भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। कॉमनवेल्थ क्या है दोस्तों, जहाँ जहाँ पे ब्रिटिश की कॉलोनीज रही थी वो सारे कंट्रीज़ कॉमनवेल्थ है। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों इस बात को अस्वीकार कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने दिवालिया होने वाले बैंक की इसकी संज्ञा दी थी। गांधी जी ने उत्तर दिनांकित चेक मतलब पोस्ट डेटिक चेक पीडीसी बोला था गांधी जी ने इसको। और जो सीतारमैया अगस्त प्रस्ताव का परिवर्धित संस्करण मात्र है। जो लिनलित गोता दोस्तों, गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था उन्होंने। भारत छोड़ो आंदोलन दोस्तों शुरू होता है। तत्कालीन जो वायसराय थे लिनलित को, कारण क्या था इसका, क्रिप्स जो मिशन था उसकी असफलता, जापानी सेनाओं का भारत तक पहुंचना, गांधी जी के परिवर्तित विचार, बढ़ती हुई कीमतें, भारतीय सैनिकों का भारत के बाहर युद्धों में प्रयोग करना। वर्धा प्रस्ताव दोस्तों 14 जुलाई 1942 को वर्धा में 7 से 14 जुलाई को कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव होता है। वर्धा प्रस्ताव इसको बोलते हैं। तो 7 अगस्त 1942 दोस्तों वो डेट थी जब बम्बई के ग्वालियर टैंक मैदान से अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में यह प्रस्ताव पारित होता है। अरुणा आसफ अली ने झंडा फहराया था इस समय। तो गांधी जी ने दोस्तों अमेरिका पत्रकार लुइस फिशर से कहा था, यदि कांग्रेस साथ नहीं देती तो मैं देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन कर दूंगा। ठीक है, तो ये दोस्तों गांधी जी का कॉन्फिडेंस था। और उन्होंने बोला था यदि कांग्रेस मेरा साथ भी नहीं देगी तब भी मैं इस आंदोलन को इतना बड़ा कर दूंगा जिस आप सोच भी नहीं सकते। तो 7 अगस्त 1942 को प्रस्ताव पारित होता है और 8 अगस्त 1942 को सर्वसम्मति से दोस्तों ये प्रस्ताव पारित होता है। सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी ने इसका विरोध किया था। गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया था, या तो भारतीय स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे या मर मिटेंगे, और करो या मरो का नारा इन्होंने यहीं पे दिया था। ठीक है, करो या मरो का नारा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस आंदोलन का समर्थन किया था। और जो सीतारमैया थे पट्टाभी, इन्होंने कहा था गांधी जी के ऊपर किसी पैगंबरीय शक्ति का अवतरण हो गया है। ब्रिटिश सरकार का दमन चक्र, तो 9 अगस्त 1942 को ऑपरेशन ज़ीरो आवर के तहत कांग्रेस के सभी महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गांधी जी के, ठीक है, तो आका खां पहले से गांधी जी को गिरफ्तार पुणे में, और साथ में सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के साथ कार्यकारिणी सदस्यों को अहमदनगर दुर्ग में दोस्तों गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल, मौलाना बांकुड़ा जेल, राजेंद्र प्रसाद को पटना के बांकीपुर जेल में नज़रबंद किया गया। 9 नवंबर दोस्तों जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागकर केंद्रीय संग्राम समिति की स्थापना करते हैं। ये दोस्तों इम्पॉर्टेंट है, केंद्रीय संग्राम समिति की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने। रेडियो स्टेशन की स्थापना, तो प्रमुख रूप से बम्बई और नासिक से संचालित रेडियो प्रसारण का जो कारण था, जो सर्वप्रथम 14 अगस्त को उषा मेहता द्वारा होता है और राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से बोलते थे जिसमें, और कार्यक्रम का नाम था वॉइस ऑफ फ्रीडम, और जिसके बुलेटिन डू और डाई बुलेटिन नाम से इसको चलाया जाता था। समानांतर सरकार की स्थापना दोस्तों सर्वप्रथम बलिया तथा गाजीपुर चित्तू पांडे, और 17 दोस्तों सर्वाधिक दीर्घजीवी वाईवी चौहान। इसके अलावा बंगाल के मिदनापुर जिले में तागलुक नामक स्थान पर, उड़ीसा में तलचर नामक स्थान पर, ये दोस्तों क्या है दोस्तों, ये समानांतर सरकार की स्थापना है वहाँ पर। तो आंदोलन की विशेषताएं क्या थी, नेतृत्व विहीन होना, गांधी जी के आह्वान अहिंसक रहने के बावजूद हिंसक रहा, और प्रारंभ में शहरी इलाकों में प्रचारित था, बाद में ग्रामीण इलाकों में इसका प्रसार हुआ। अब आंदोलन के प्रति विभिन्न वर्गों की प्रतिक्रिया को यदि देखते हैं, क्योंकि एग्जाम में पूछ लिया जाता है, जो हिंदू महासभा ने आंदोलन में भाग नहीं लिया था, ये इम्पॉर्टेंट है।
और जो मुस्लिम लीग है उन्होंने ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था इसमें। तेज बहादुर सप्रू जो कि उदारवादी नेता थे, उन्होंने कहा था गांधी जी को राजनीति से अलग हो जाना चाहिए। अम्बेडकर ने इस आंदोलन को अनुत्तरदायीपूर्ण और पागलपन भरा कहा था। पारसी इस आंदोलन के पक्ष में थे और साम्यवादियों ने इस आंदोलन की आलोचना करी थी। नेतृत्वहीन होने के बावजूद भी जिस वर्ग का प्रभाव सबसे महत्वपूर्ण रहा वे समाजवादी थे। तो आंदोलन की असफलता का कारण क्या था? एकाएक नेतृत्वहीन हो जाना, सभी आंदोलन का समर्थन न होना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन कर दिया गया। इस आंदोलन के दौरान सी राजगोपालाचारी ने द वे ऑडिट नामक पम्पलेट जारी किया जो कि सर्वाधिक गतिरोध का हल था। ठीक है, द वे ऑडिट। फिर दोस्तों वेवल योजना आती है 14 जून 1945 को। तो 1943 में जो लिनलित गोल के स्थान पर वेवल बनते हैं वायसराय, और 14 जून 1945 को एक योजना वो बनाते हैं जिसकी नाम वेवल योजना है। और इसमें मुख्य बातें क्या थी कि ब्रिटिश सरकार को भारत में लक्ष्य उसे स्वशासन की ओर ले जाना है, और वायसराय कार्यकारिणी में प्रधान सेनापति को छोड़कर सारे सदस्य भारतीय होंगे, जिसमें हिंदू और मुसलमान समान संख्या में होंगे। परिषद युद्ध संचालन तथा प्रशासन के संचालन के साथ साथ ऐसे उपायों पर विचार किया जाएगा जिससे कि संविधान निर्माण का मार्ग जो है वो प्रशस्त हो पाए। उसके बाद दोस्तों शिमला सम्मेलन होता है 25 जून से 14 जुलाई 1945 के दरमियान में, और 21 राजनेताओं की उपस्थिति में सम्मेलन प्रारंभ होता है। मुस्लिम और कांग्रेस दोनों ने भाग लिया। हिंदू महासभा को भाग लेने की अनुमति नहीं मिली। गांधी जी ने शिमला में होते हुए सम्मेलन में भाग नहीं लिया। और कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल का जो नेतृत्व कर रहे थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। और मुस्लिम लीग की क्या शर्त थी? वायसराय कार्यकारिणी में नियुक्त होने वाले सदस्यों का चयन वह खुद करेगी। कांग्रेस द्वारा जिन्ना के इस मांग को अस्वीकार कर दिया गया, अतः 14 जुलाई 1945 को सम्मेलन के विफलता की घोषणा करनी पड़ी थी। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही रखते हैं। यदि आपको ये PDF चाहिए तो मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से, जो कि मेरे चैनल का भी नाम है, और चैनल के साथ में जुड़िए। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको वहाँ पे देता रहता हूँ आने वाले स्टेट PCS एग्ज़ाम्स के लिए। बहुत एक शॉर्ट सीरीज़ है UP PCS 2023 के लिए, उसको ज्वाइन करिए। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पढ़ते रहिए, खुश रहिए, एंजॉय करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसको कंप्लीट करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री को, फिर हम ज्योग्राफी वगैरह, या जो आप मुझे कमेंट कर देना कौन सा सब्जेक्ट मैं पढ़ाऊँ, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।